म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज की ये प्रमुख 7वीं वीडियो है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग श्री राजेश जी के पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे। इनका पोर्टफोलियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनका जो टाइम होराइजन कंप्लीट होते होते ये सीनियर सिटीजन की तरफ आगे बढ़ चुके होंगे या फिर लगभग सीनियर सिटीजन बन चुके होंगे। तो ऐसे स्थिति में किन म्यूचुअल फंड्स को आपको आपके पोर्टफोलियो में जगह देने की जरूरत है और किन म्यूचुअल फंड से आपको बच करके रहने की जरूरत है, कितने फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए ताकि एक बैलेंस अप्रोच आपके पोर्टफोलियो को प्रोवाइड करे और एक बेहतर रिटर्न आप कमा पाएं और थोड़ा रिस्क कम लेकर के। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स जो आपके मन में पोर्टफोलियो डिजाइन को लेकर के रहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप भी टाइम होराइजन अगर आपका 10 साल का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करें इनके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो ये मंथली 14,000 की SIP कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने जो फंड सेलेक्ट किया है वो टोटल 9 फंड सेलेक्ट किया है। इतना ज़्यादा फंड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में रखना सही नहीं है। ये आपके पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं डेंजर में डालता है, रिस्क में डालता है। जब भी आपका टाइम होराइजन 10 साल का हो तो आपको और ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करते समय। और ये जो आपने फंड ले रखा है 9 फंड, वो निश्चित तौर पर आपके पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई कर दे रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न को निगेटिव तौर पर प्रभावित करने वाला है। एक बार बात कर लेते हैं इनके फंड सिलेक्शन के बारे में, कौन कौन सा फंड इन्होंने ले रखा है। तो आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में इनका 2,000 का कंट्रीब्यूशन है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में इनका 2,000 का कंट्रीब्यूशन है। व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज एंड मिड कैप में इनका 2,000 का कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद से बात करें अगर पराग पारिख फ्लेक्सी कैप की, तो इसमें इनका 2,000 का कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद से ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में इनका 1,000 का कंट्रीब्यूशन है। बात करें बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में इनका 1,000 का कंट्रीब्यूशन है। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप में 2,000 का कंट्रीब्यूशन है और मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड में 1,000 का और HDFC मल्टी कैप में 1,000 का कंट्रीब्यूशन है। टोटल 9 फंड है और टोटल इनका मंथली इन्वेस्टमेंट 14,000 की SIP इनकी जा रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इनके पोर्टफोलियो में एक चीज़ की प्रॉब्लम ये देखने को मिली कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो ये बात का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में एक ही AMC का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मोतीलाल ओसवाल AMC की अगर मैं बात करूं तो इनका देखिए मोतीलाल ओसवाल में एक फंड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जा रहा है। इसके बाद से मोतीलाल ओसवाल का ही अगर मैं आपको दूसरा फंड इनका दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मोतीलाल ओसवाल का ये दूसरा फंड है और ये इन्होंने तीसरा फंड ले रखा है। जब भी आप पोर्टफोलियो डिजाइन करें तो ये ध्यान रखें कि केवल लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में ही केवल डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, आपको डाइवर्सिफिकेशन AMC वाइज भी करना है। किसी पर्टिकुलर एक AMC के आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ही फंड रखें, एक से ज़्यादा बहुत अगर ज़रूरत पड़ती है तब आप 2 फंड रखेंगे। यहाँ पर 3 फंड रखना कहीं से भी समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं रिस्क में डालेगा। आपके मन में सवाल आएगा कि मान लीजिए तीनों फंड अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो 3 फंड रखने में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है कि AMC से रिलेटेड कुछ निगेटिव खबर जैसे ही आती है तो उस AMC के सारे फंड्स धड़धड़ा करके नीचे गिरने लगते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपका पर्टिकुलर किसी एक ही फंड में इन्वेस्टमेंट होगा तो वहां पर अगर उस AMC से रिलेटेड कोई नेगेटिव खबर भी आती है तो वहां पर आपका केवल वो फंड प्रभावित होगा जिसमें आपने उस AMC के फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। अब चूंकि आपने 3 फंड ले रखा है इस पर्टिकुलर AMC का, तो निश्चित तौर पर आपने अपने पोर्टफोलियो को AMC वाइज सही से डाइवर्सिफाई नहीं किया है। तो नो डाउट यहाँ से 3 फंड जो मोतीलाल ओसवाल में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से आपको 2 फंड कम करना चाहिए। अब कौन से 2 फंड आपको कम करना है, इसके लिए चलिए टेक्निकल पॉइंट्स पर बात करते हैं। पहला जो फंड जिसको लेकर के मुझे प्रॉब्लम है वो आपको भी प्रॉब्लम होगी इस वीडियो को समझने के बाद से, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड में इनका 1,000 का कंट्रीब्यूशन जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड जो है वो एक इंडेक्स फंड है और किसका इंडेक्स है, डिफेंस का। आप अपने स्क्रीन पर मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड को देख पा रहे होंगे। अगर मैं ऑल पर सेलेक्ट करता हूं और अगर कर्सर रख करके यहां पर डेट दिखाने की कोशिश करूं तो 13 जून 2024 आ रहा है, यानी ऑलमोस्ट इस फंड को केवल और केवल 2 महीने का समय बीता हुआ है और 2 महीने में ये फंड जो है वो निगेटिव रिटर्न दे रहा है 6.5% का। और अगर पिछले 1 महीने का रिटर्न में अगर आपको दिखाऊं तो 1 महीने में ये फंड निगेटिव रिटर्न दे रहा है लगभग 11% का। अब चूंकि ये केवल 2 महीने पुराना फंड है तो इससे रिलेटेड टेक्निकल कुछ आपके पास आंकड़े ही नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है कि किस
एक तरीके से इनका अल्फा कितना है, बीटा कितना है, वो सारे टेक्निकल डेटा यहाँ पर आपको शो ही नहीं किया जाएगा। तो ये एक नया फंड है, ऊपर से निगेटिव में रिटर्न दे रहा है। इसको और ज़्यादा समझने के लिए हमें एक इसी कैटेगरी के एक पुराने फंड में चलना होगा, HDFC डिफेंस फंड के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था कुछ समय पहले। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे HDFC डिफेंस फंड का यहाँ पर आप चार्ट देख पा रहे होंगे, और ये जो फंड है वो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड है। अब ये सेक्टोरल फंड क्या होता है, तो देखिए, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनडायरेक्ट वे में वो पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा होता है। और स्टॉक्स जैसे कि मान लीजिए कि कोई मेडिकल कंपनी है तो उसका स्टॉक्स क्या बोला जाएगा, मेडिकल सेक्टर का स्टॉक बोला जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बैंकिंग है तो वो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक बोला जाएगा। अगर मान लीजिए कोई IT सेक्टर की कंपनी है तो उसका स्टॉक IT सेक्टर का बोला जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। अब जब आप किसी पर्टिकुलर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर सभी सेक्टर्स का आपको एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि वो AMC जो होती है वो सभी सेक्टर्स में पैसा लगाती है। लेकिन जब आप बात करते हैं सेक्टोरल या फिर थीमेटिक फंड की, तो यहाँ पर आपका पैसा पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर में लगेगा। अब जैसे देखिए, ये डिफेंस सेक्टर है तो आपका पैसा केवल और केवल डिफेंस सेक्टर में लग सकता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं, नीचे यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन होता हूँ और इनकी होल्डिंग देखिए, 21 स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट, इसके बाद से प्रीमियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, BEML लिमिटेड। ये सारी जो कंपनी हैं वो डिफेंस से संबंधित प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अब हमें ये समझना है कि चूंकि आपने जब सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपने मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो डिफेंस इंडेक्स फंड जो है वो जितनी भी डिफेंस से जुड़ी कंपनी है उनमें केवल आपका पैसा जा सकता है। इसके अलावा किसी दूसरे कंपनी में आपका पैसा नहीं जा सकता है। साथ ही साथ ये जो सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर, ये पिछले एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न लोगों को बना करके दिया है। अगर मैं एक साल का यहाँ पर चार्ट दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 101% का, यानी एक साल में ही इस फंड ने पूरा पैसा डबल कर दिया है। ये मैं HDFC का दिखा रहा हूँ, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फंड केवल 2 महीने पुराना है। ये मैं HDFC का दिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर मैं 6 मंथ का यहाँ पर डेटा दिखा रहा हूँ तो 40% रिटर्न दिया है, लेकिन एक महीने का जब मैं रिटर्न दिखा रहा हूँ तो ये माइनस में 9.1% का रिटर्न दे रहा है। अब समझना ये है कि अदर सेक्टर जो है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा है, लेकिन ये सेक्टर जो है वो निगेटिव में रिटर्न दे रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए, हमेशा किसी ना किसी सेक्टर की साइकिल चलती रहती है। जैसे कोरोना समय में आपने देखा होगा तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उन सब का बिजनेस ठप हो गया था, तो उनसे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स होंगे वो परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे और वो निगेटिव में रिटर्न दे रहे होंगे। लेकिन जो फार्मा की कंपनी थी, स्पेशली बात करें मेडिकल से एसोसिएटेड जो भी कंपनी थी, उनका जो परफॉर्मेंस था वो पॉजिटिव में आ रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय दवाइयों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके साथ ही साथ IT सेक्टर जो था उसका जो परफॉर्मेंस था वो पॉजिटिव में आ रहा था। क्यों? क्योंकि जितनी भी कंपनीज थी, खास करके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो सभी कंपनियां बंद नहीं हुई थी, क्योंकि ऑफिसेज भले बंद थे लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर जो थे वो अपना घर से काम कर रहे थे। तो वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, जिसकी वजह से IT सेक्टर और स्पेशली बात करें फार्मा सेक्टर यानी मेडिकल सेक्टर, वहाँ पर पॉजिटिव था, बाकी सारे सेक्टर्स वहाँ पर निगेटिव रिटर्न दे रहे थे। तो चूंकि किसी भी सेक्टर का परफॉर्मेंस कब पॉजिटिव में आएगा ये डिपेंड करता है कि उस सेक्टर की डिमांड कब है। अब यहां पर चूंकि आपने पैसा सेक्टोरल फंड में लगा रखा है, डिफेंस फंड में, तो डिफेंस फंड में प्रॉब्लम यह है कि यहां पर डिमांड कैसे क्रिएट होगा। अब आम पब्लिक जो है वो वेपन्स तो लेगा नहीं डिफेंस के लिए, मतलब कि सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ा मोड़ा वो वेपन जरूर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि आर्मी को और मिलिट्री को वेपन्स प्रोवाइड कराते हैं या फिर जब निर्यात करते हैं दूसरे देशों में, तो वहाँ पर जो बड़े लेवल पर डिमांड क्रिएट होता है उतना छोटे लेवल पर डिमांड क्रिएट नहीं होता है। जबकि आप देखिए, जैसे रोज़मर्रा की जो आपकी लाइफ की यूज करने की सामान है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, इसके अलावा दवाइयाँ हो गया, ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि आम पब्लिक की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो किसी भी स्टॉक का जब प्राइस कैसे ऊपर जाएगा, जब उसमें डिमांड होगा। अब डिफेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर डिमांड केवल और केवल बॉर्डर पर और आर्मी में और इसके अलावा मिलिट्री में, इन सब का केवल डिमांड क्रिएट हो सकता है, या फिर निर्यात करने के लिए, और निर्यात में भी हम डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं है हमारा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर एक तरीके से डिमांड क्रिएट नहीं हो रहा है। डिमांड जब क्रिएट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इनका परफॉर्मेंस निगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि परफॉर्मेंस तभी होगा जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, और जब डिमांड नहीं है तो जाहिर सी बात है स्टॉक का प्राइस नीचे चला जाएगा। और पर्टिकुलर किसी भी सेक्टर में एक समय के बाद रैली आना बंद हो जाता है, और शायद ये डिफेंस
सेक्टर का यही फेज चल रहा है कि 1 साल तक इसने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया और आज के डेट में ये डिफेंस सेक्टर नहीं चल पा रहा है। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो को निगेटिव में डाल देता है, क्योंकि देखिए अगर आप इन सभी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि कब कौन सा सेक्टर बढ़ेगा और कब कौन सा सेक्टर निकलेगा गिरेगा, तो उस दौरान आपको कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट लेना है, अगर ये आपको पहले से पता है तब आप वहाँ से अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत अवेयर नहीं है तो मेरा मानना यह है कि आपको सेक्टर फंड या फिर थीमेटिक फंड से दूर रहना चाहिए। और अभी के डेट में आप देख रहे होंगे कि आपका जो इसमें इन्वेस्टमेंट गया होगा 1-2 महीने जो भी हुआ होगा वो भी आपका निगेटिव में रिटर्न दे रहा होगा, और कब तक ये निगेटिव में देगा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपका जो फंड है ये फंड मैनेजर चाहकर भी दूसरे सेक्टर में नहीं डाल सकता, क्योंकि आपने डिफेंस सेक्टर का इंडेक्स फंड लिया है। तो डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज के स्टॉक्स होंगे सिर्फ और सिर्फ उनमें ही पैसा आपका जा सकता है, किसी दूसरे सेक्टर में नहीं जा सकता। तो मेरा यह मानना है कि आपको इस एसआईपी को, जो आपका मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड है, उसको अभी आपको एसआईपी को बंद कर देना चाहिए। ये एसआईपी आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपके टाइम होराइजन के हिसाब से, साथ ही साथ आपका जो रिस्क कैपिटाइट है उसके हिसाब से ये एसआईपी जो है वो सूटेबल नहीं है आपके लिए सेक्टोरल फंड। ठीक है, तो पहला फंड आपको यहां से बंद कर देना चाहिए। तो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड एसआईपी यहाँ से आपको बंद करना चाहिए। इसके बाद से मोतीलाल ओसवाल के 2 फंड जो आपके बचते हैं, पहला मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप में आपका 2000 का कंट्रीब्यूशन है, और दूसरा आपका था मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप में आपका 2000 का कंट्रीब्यूशन जा रहा है। लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप दोनों आपने ले रखा है मोतीलाल ओसवाल का। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैंने मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड को ओपन करके रखा हुआ है। मल्टी कैप कैटेगरी का ये फंड है। मल्टी कैप कैटेगरी में होता क्या है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में मिनिमम आपका 25% एक्सपोजर होता ही होता है। कितना? 25 मिनिमम आपका होगा। जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें से 25% लार्ज में, 25% मिड में और 25% स्मॉल कैप में जाएगा ही जाएगा। बाकी जो 25% बचा वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको डेट में या फिर इक्विटी ओरिएंटेड लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। लेकिन मिनिमम 25 आपका लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप में होगा ही होगा। इसमें ये फंड के माध्यम से आप तीनों कैपिटलाइजेशन से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स होते हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो फंड आपने लिया है ये फंड बहुत पुराना नहीं है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर कर्सर रख करके दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो फंड स्टार्ट हुआ है, आप स्क्रीन पर देखिए, 28 मई 2024 से स्टार्ट हुआ है और ये बहुत पुराना फंड नहीं है। ये एनएफओ के तौर पर लॉन्च हुआ था और इस वजह से इसका अगर मैं आपको पूरा डेटा दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर देखिए इनका कोई भी टेक्निकल डेटा अवेलेबल नहीं है। देखिए अल्फा की जगह एनए लिख रहा है, बीटा की जगह एनए आ रहा है, शार्प की जगह एनए आ रहा है, शॉर्टिनो की जगह एनए आ रहा है। चूंकि ये बहुत नया फंड है इस वजह से इसके हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि ये किस प्रकार से परफॉर्म करेगा भविष्य में जाकर के। तो मेरे हिसाब से चूंकि मोतीलाल ओसवाल में आपने 3 फंड ले रखा है जिसमें से डिफेंस को हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया और ये वाला जो मल्टी कैप है इसमें भी आपको क्लोज कर देना चाहिए आपकी एसआईपी, क्योंकि बहुत पुराना ये फंड नहीं है और जिसकी वजह से हमें इसके पास्ट डेटा के बारे में नहीं पता है, जिससे फ्यूचर, देखिए पास्ट डेटा जो होता है वो फ्यूचर की गारंटी नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट ये फंड कैसे आगे जाकर के परफॉर्म करेगा उसका एक थोड़ा सा हिंट हमें इसके पास्ट डेटा से मिल जाता है। तो चूंकि हमें 3 फंड में से 2 फंड कम ही करने हैं तो हम एक ऐसे फंड को कम करेंगे जो कि तुरंत नया लॉन्च हुआ है और डिफेंस सेक्टर तो हमारे लिए बेहतर नहीं था, इस वजह से हम वहां पर उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस वाला फंड आपको क्लोज कर देना है और मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप फंड आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद से बात करें मोतीलाल के तीसरे फंड की, तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में आपका एक्सपोजर जा रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है। तो यहाँ पर अगर मैं कर्सर रख करके दिखाने की कोशिश करूँ कि ये फंड कितना पुराना है, तो ये फंड लगभग आप स्क्रीन पर देखिए 2019 का है, यानी लगभग 5 साल पुराना ये फंड है। तो इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनका अगर मैं फंड साइज़ दिखाऊं तो लगभग 5,500 करोड़ का है और साथ ही साथ इनकी होल्डिंग्स की बात की जाए तो 29 स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है और यहाँ पर इक्विटी में जो इनका एक्सपोजर है वो लगभग 99% के आसपास है, डेट में 0.8% के आसपास और कैश में 0.3% के आसपास इनका एक्सपोजर है। और यहाँ पर जिन टेक्निकल डेटा की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर आप देखिए इन टेक्निकल डेटा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा। जैसे देखिए ये यहाँ पर बीटा का वैल्यू 0.91 है। बीटा का वैल्यू हमें ये बताता है कि इस लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जो भी बेंचमार्क होगा उसकी तुलना में ये फंड कैसा परफॉर्म करेगा, यानी कि ये 1 से अगर कम होता
होता है, यानी कि ये बेंचमार्क से कम वोलेटाइल है। कम वोलेटाइल होने का मतलब कि जब बेंचमार्क जितना गिरेगा उससे कम ये फंड जब मार्केट क्रैश होता है तब गिरेगा। अब बेंचमार्क क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई किया होगा कभी भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, तो पर्टिकुलर 33% अगर आप पाते थे तो आपको पास घोषित किया जाता था, और 33% से नीचे अगर आपका रहता था तो आपको फेल घोषित किया जाता था। तो ये एक थ्रेशोल्ड हो गया कि 33% से ऊपर अगर आपका है तो आप पास माने जाएंगे, यानी आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, और अगर 33% से नीचे है तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से बेंचमार्क जो होता है, यानी कि उस कैटेगरी का इंडेक्स आप मान लीजिए कि वो मान लीजिए अगर 10% का रिटर्न दिया और ये फंड हमें मान लीजिए कि 8% का रिटर्न दे रहा है, तो हम ये मानेंगे कि ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये फंड हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक एक्टिव फंड है और उस दौरान चूंकि आप एक्सपेंस रेशियो यानी फी जो है वो ज़्यादा पे कर रहे होंगे इंडेक्स से, लेकिन इंडेक्स की तुलना में ये आपको कम रिटर्न बना करके दे रहा है। तो किसी भी फंड का बेंचमार्क की तुलना में ये जो चारों फैक्टर होते हैं हमें बताते हैं कि कितना रिटर्न जनरेट करके देगा। जैसे मान लीजिए इसी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये 10% हमें बेंचमार्क दे रहा है, तो सीधे तौर पर ये जो बीटा की वैल्यू होती है इसको इस बेंचमार्क के रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अल्फा जो होता है उसको उसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.1, और अल्फा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6.65। तो ये 5, ये 7 और 9 6 15, यानी कि अगर बेंचमार्क 10% का उछाल देखने को मिला तो इस फंड में आपका लगभग 15.16% उछाल देखने को मिलेगा, यानी ये बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और लगभग 5 साल पुराना फंड भी है, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा शार्प रेशियो और शॉर्टिनो रेशियो जो होता है वो हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन के बारे में बताता है, जो कि इनका काफ़ी डिसेंट है, तो आप ये फंड अपने पोर्टफोलियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का एक फंड आपको कंटिन्यू करना चाहिए, कौन सा? मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर मैं इनके पीयर से इनका कंपैरिजन अगर आपको दिखाऊं जिससे थोड़ा सा और आपको हिंट मिलेगा कि ये फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रिटर्न और रैंकिंग के मामले में देखिए लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है, और देखिए ये जो है ये कैटेगरी एवरेज है, यानी लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के जितने भी फंड हैं उन सबका एवरेज ये है और ये रैंक है इस कैटेगरी में। तो यहाँ पर देखिए एक साल में कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर पा रहा है ये फंड, 3 साल में भी कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है, और यहाँ पर देखिए रैंकिंग इनका 3 साल में तीसरे नंबर पर है, 1 साल में दूसरे नंबर पर है। तो ये फंड काफ़ी अच्छा है और इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने पर्सनल एडवाइजर और प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद से लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का ही आपने दूसरा फंड ले रखा है व्हाइट ओक कैपिटल का। तो इन दोनों फंड में से हमें एक फंड सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये दोनों फंड रखने की कोई भी खास आवश्यकता नहीं है। एक बार व्हाइट ओक कैपिटल लार्ज एंड मिड कैप फंड का हम लोग परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो ये फंड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, आप स्क्रीन पर देखिए। अगर मैं ऑल पर सेलेक्ट करता हूं और यहां पर कर्सर रख करके दिखाने की कोशिश करता हूं, तो ये फंड जो स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर 2023 को स्टार्ट हुआ था, तो बहुत पुराना फंड नहीं है। इस वजह से अगर दोनों में से एक को हमें हटाना पड़े तो हम इसी फंड को हटाएंगे, क्योंकि इसका टेक्निकल डेटा बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं होगा पुराने इनके परफॉर्मेंस को लेकर के। आप स्क्रीन पर देखिए अल्फा, बीटा, शार्प और शॉर्टिनो रेशियो, यहाँ पर हमारे पास डेटा अवेलेबल ही नहीं है कि हम इसके परफॉर्मेंस को चेक कर पाएँ, क्योंकि ये बहुत नया फंड है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर इसके कैटेगरी एवरेज से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 मंथ में इसने निगेटिव में रिटर्न दिया है, साथ ही साथ 3 मंथ का आप देख पा रहे होंगे तो ये 15वें रैंक पर है, 6 मंथ का देख पा रहे होंगे तो 13वें रैंक पर है। चूँकि अभी इसको 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पर और ज़्यादा डेटा दिया भी नहीं गया है, तो इसके बारे में हम परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पर भविष्य में कैसा परफॉर्मेंस देगा इसके बारे में हम नहीं पता कर सकते। इस वजह से उन दोनों फंड में से मोतीलाल और यहाँ पर व्हाइट ओक में से व्हाइट ओक को आपको डिसकंटिन्यू करना चाहिए, और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का आपके पास केवल और केवल एक फंड होगा, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है और लगभग 5 साल पुराना वो फंड भी है। एक फंड और आपके पास है HDFC का मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप का प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया कि मल्टी कैप में होता क्या है कि आपका लार्ज, मिड और स्मॉल में तीनों में मिनिमम 25% का एक्सपोजर होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपके रिस्क कैपिटाइट के हिसाब से और आपके टाइम होराइजन के हिसाब से आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर अगर लार्ज और मिड कैप में है तो वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस प्रोवाइड करेगा। जो 25% आपका स्मॉल कैप में जाएगा वो हम दूसरे फंड से आप ले सकते हैं स्मॉल कैप का एक्सपोजर, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप भी
हैं तो उसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये मल्टी कैप के थ्रू वहाँ पर एक्सपोजर लेना समझदारी नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इस फंड के बारे में बताऊँ तो ये फंड भी बहुत पुराना नहीं है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2021 नवंबर से ये आ रहा है और आज हम लोग 2024 में, यानी कि लगभग 3 साल पुराना ही ये फंड है और इसका टेक्निकल डेटा भी हमारे पास कुछ खास अवेलेबल नहीं है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अल्फा बीटा शार्प शॉर्टिनो, हमारे पास कुछ भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए पिछले एक साल में जो कैटेगरी एवरेज है 44.4 का है और इस फंड ने हमें रिटर्न जो बना करके दिया है वो 44.1 का दिया है। तो निश्चित तौर पर एक तो नया फंड है और एक साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा सा आपको इससे दूरी बना लेनी चाहिए। ठीक है, तो HDFC मल्टी कैप जो फंड है इसको भी आपको, इस फंड को क्लोज कर देना चाहिए, आपकी SIP क्लोज कर देनी चाहिए। देखिए, मैं आपके रिस्क के हिसाब से जो सजेशन दूंगा वो आप मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। आप अपना खुद का रिसर्च और अपने पर्सनल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। 9 में से अभी तक हमने 3-4 फंड कम कर दिए। कौन कौन से फंड की बात की जा चुकी है? व्हाइट ओक, जिसे हम लोग यहाँ से क्लोज करेंगे। इसके बाद से बात करें अगर हम लोग मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड की, तो इसे हम लोग यहाँ पर क्लोज कर चुके हैं। मल्टी कैप मोतीलाल का ही हम लोग इसे क्लोज कर चुके हैं और HDFC का मल्टी कैप इसे हम लोग क्लोज कर चुके हैं, यानी कि 4 फंड 9 में से अभी तक हम लोगों ने कम कर दिया है। अगले फंड की बात करें तो आपका जो अगला फंड है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है और इसमें आपका 2000 का एक्सपोजर जा रहा है। इस फंड के बारे में थोड़ा सा मैं बात करूं तो ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। हाइब्रिड क्या होता है? तो 2 चीज़ें होती हैं। पहला देखिए इक्विटी का मतलब कि डायरेक्टली कंपनी के स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, और दूसरा होता है डेट। डेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा डेट वाला, ये रिस्क फ्री माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको रिटर्न देखने को मिलेगा 6 से 7% आपको एनुअलाइज रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि FD के लगभग बराबर होता है और ये लगभग फिक्स होता है। इस वजह से ये रिस्क फ्री माना जाता है। लेकिन इक्विटी में जो आपका एक्सपोजर जा रहा है वो क्या होता है कि वो रिस्की होता है, क्योंकि आपका पैसा कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से किस प्रकार से ग्रो करेगा ये चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं। मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आपका पैसा ग्रो करेगा। लेकिन जब आपका टाइम होराइजन 10 साल का है, यानी काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड आपके पास है, तो उस दौरान इक्विटी में जब आप अपना एक्सपोजर रखते हैं तो आपके पैसे को ग्रो होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 10 साल के लिए इक्विटी ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा डेट की तुलना में, क्योंकि डेट तो आपको FD के बराबर ही रिटर्न बना करके देगा। लेकिन ये जो फंड होता है हाइब्रिड कैटेगरी का, इसमें इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर होता है। अब ये हाइब्रिड में भी ये किस कैटेगरी का है? देखिए, डायनेमिक एसेट एलोकेशन। डायनेमिक एसेट एलोकेशन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए अभी इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन मान लीजिए कि इक्विटी में गिरावट आने लगी, यानी कि शेयर मार्केट में मान लीजिए गिरावट आने लगी, स्टॉक मार्केट में गिरावट आने लगी और निगेटिव रिटर्न वो जनरेट करने लगा। तो फंड मैनेजर को अगर ये महसूस होता है कि आपने पैसे को सेव करने के लिए वो डेट में एक्सपोजर बढ़ा सकता है, तो वो इक्विटी का पोर्शन बढ़ा करके डेट में डाल देगा। और अगर मार्केट फिर से अच्छा परफॉर्म करने लगेगी तो वो क्या करेगा कि डेट का पोर्शन घटा करके इक्विटी में डाल देगा। यानी जैसे मार्केट सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आपका पैसा इक्विटी से डेट और डेट से इक्विटी में वो रोटेट करता रहता है, इसीलिए इसे डायनेमिक एसेट एलोकेशन बोलते हैं। अब इनका परफॉर्मेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी पुराना फंड है और अपने कैटेगरी का ये टॉप परफॉर्मर है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस फंड का पॉपुलैरिटी आप इसी से पता कर सकते हैं कि 94,000 करोड़ के जो फंड साइज है इसको इसने क्रॉस कर रखा है। यानी बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाएगा इस AMC के लिए कि 94,000 करोड़ का इसका फंड साइज हो चुका है। अगर मैं इनके परफॉर्मेंस की बात करूं तो 1 महीने में इसने नेगेटिव में रिटर्न दिया, 6 मंथ की बात करें तो लगभग 11.5% का, 1 साल का बात करें तो लगभग 38% का, 3 साल का बात करें तो 25% का, 5 साल का बात करें तो लगभग 22.5% का। और जब ऑल पर मैं क्लिक करता हूँ, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2013 का ये फंड है और ये लगभग 17% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, जो कि लार्ज कैप के बराबर ही हमें रिटर्न बना करके देगा। लगभग 16-17% ये बना करके देगा। अगर इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल की मैं बात करूं तो टोटल इनका जो होल्डिंग है वो 349 स्टॉक्स में है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डेट का भी एक्सपोजर होगा, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये वाले जो स्टॉक्स हैं ये सारे आपके डेट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट है जिनमें इनका इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं और ज़्यादा आपको इनका होल्डिंग एनालिसिस दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इक्विटी में इनका 50% का एक्सपोजर है, डेट में इनका 28% का एक्सपोजर है और कैश में इनका 20% का एक्सपोजर है। अब इक्विटी वाला जो पोर्शन है वो आपको अच्छा रिटर्न तो बना करके देगा, लेकिन जो डेट वाला एक्सपोजर है वो आपको 6 से 7% ही रिटर्न बना करके देगा। जब आपका टाइम होराइजन कम से कम 10 साल का है और आप
10 साल में इस फंड को नहीं टच करेंगे तो इस दौरान आपका ये वाला जो एक्सपोजर है वो आपके रिटर्न को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, क्योंकि वो 6 से 7% से ही ग्रो कर रहा होगा और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका ग्रो करेगा लगभग मान लीजिए 15% से ग्रो कर रहा है। तो ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एवरेज आउट कर देगा, यानी कि आपको 12-13% ही केवल बना करके देगा। तो अगर आप केवल इक्विटी में अपना एक्सपोजर रखेंगे, क्योंकि आपका टाइम होराइजन 10 साल का है, तो आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड नो डाउट बहुत अच्छा फंड है, लेकिन ये उनके लिए फंड है जो कि बिल्कुल रिटायर हो चुके हैं, जैसे 60 साल के हो चुके हैं और उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो चुका है और उस दौरान वो बिल्कुल भी नई रिस्क लेना चाहते हैं और डेट में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, उनके लिए ये फंड बेहतर हो सकता है। या फिर ऐसे इन्वेस्टर जो कि 2 से 3 साल के लिए ही केवल मार्केट में पैसा रखना चाहते हैं, उनके लिए ये फंड बेहतरीन हो सकता है। लेकिन चूंकि आपका टाइम होराइजन 10 साल का है, तो आपके टाइम होराइजन के हिसाब से ये फंड आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि 10 साल में अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इससे कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको बना करके दे देंगे। ठीक है, तो एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड नो डाउट बहुत अच्छा फंड है, लेकिन आपके टाइम होराइजन के हिसाब से ये आपके लिए एप्रोप्रिएट फंड नहीं हो सकता। तो यहां से आप अपनी एसआईपी को क्लोज कर सकते हैं। अगला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें इनका 2000 का एसआईपी कंट्रीब्यूशन जा रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की जब बात की जाती है तो ये अपनी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर तो नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। लगातार पिछले 10 साल से इसने कंसिस्टेंट परफॉर्म करके बताया है। जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो ये अन्य अपने कैटेगरी के फंड से कम गिरता है और एक कंसिस्टेंट रिटर्न आपको बना करके देता है। अगर मैं इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करूं तो फ्लेक्सी कैप जो होता है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में तीनों में एक्सपोजर रख सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होती है। जैसे मल्टी कैप मैंने आपको बताया था कि वहां पर बाउंडेशन होती है कि तीनों में कम से कम 25% का रखना है, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं होती है। फंड मैनेजर चाहे तो पूरा का पूरा पैसा उठा करके लार्ज में डाल सकता है, पूरा का पूरा मिड में डाल सकता है, पूरा का पूरा स्मॉल में डाल सकता है, और अगर चाहे तो तीनों में भी एक्सपोजर रख सकता है। किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना पैसा वो किस में डालेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जिससे अपने हिसाब से वो आपके पैसे को रोटेट कर पाता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस फंड के अगर सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 2013 का ये फंड है, जिसको लगभग 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। और इनका अगर मैं रिटर्न दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो रिटर्न है पिछले 1 मंथ का वो निगेटिव में है। निफ्टी 500 यानी बेंचमार्क भी निगेटिव में दे रहा है, जबकि ये फंड जो है वो पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा है। 3 मंथ का अगर मैं आपको आंकड़ा दिखाऊं तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने इतने का रिटर्न दिया है, इसने इतने का, और इस फंड ने ना तो अपने कैटेगरी को बीट किया है और ना ही एवरेज को बीट किया है। इसके बाद से जब लॉन्ग टर्म की बात आती है, ध्यान से देखिएगा, अभी मैं 6 मंथ का बात बता रहा हूँ, तो 6 मंथ में भी इसने अपने कैटेगरी और अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया। लेकिन जैसे ही आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जैसे 5 साल का आप आंकड़ा देखिए, तो 5 साल में देखिए कैटेगरी एवरेज 21 का है, 20% बेंचमार्क ने दिया है और इस फंड ने 27% का दिया है, यानी कि बहुत अच्छे मार्जिन से ये लार्ज कैप में बीट कर पा रहा है अपने बेंचमार्क को। तो ये फंड बहुत बेहतरीन है, नो डाउट। अगर आप 3 साल का भी चार्ट देखेंगे तो ये देख लीजिए, ये 18% का कैटेगरी एवरेज है और ये जो बेंचमार्क है इसका 17.5% है और इसका 20% है, यानी 3 साल और 5 साल के आंकड़े में ये अपने बेंचमार्क को भी और कैटेगरी एवरेज को भी अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। और इसकी एक और खासियत है कि ये जो फंड है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी इनका एक्सपोजर है, जैसे कि मेटा जो फेसबुक आप देखते हैं, या फिर Amazon.com हो गया, या फिर INC हो गया, इन सब में इनका एक्सपोजर है, जिसकी वजह से इस फंड के माध्यम से आपको डोमेस्टिक स्टॉक्स का एक्सपोजर तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ इंटरनेशनल स्टॉक्स के भी आपको एक्सपोजर मिल जा रहे हैं। तो ये फंड आपके लिए बेहतरीन फंड हो सकता है। और चूंकि आपका 10 साल का टाइम होराइजन है, तो आपके टाइम होराइजन के हिसाब से ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और आपको ये फंड चुनना चाहिए। अब तक हमने 2 फंड चुन लिया। पहला लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का मोतीलाल हमने चुना है, लार्ज एंड मिड कैप का, ठीक है। उसके बाद से हमने जो फंड चुना है वो पराग पारिक को चुना हुआ है। तो 2 फंड हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करें अगर मिड कैप कैटेगरी की, तो आपके इस पोर्टफोलियो में मिड कैप कैटेगरी का अलग से आपने एक्सपोजर नहीं ले रखा है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में मिड का आपको एक्सपोजर मिल पा रहा होगा और पराग पारिक में भी मिड का आपको एक्सपोजर मिल पा रहा होगा, लेकिन चूंकि आपका टाइम होराइजन 10 साल का है, तो आपको स्पेशली एक मिड कैप कैटेगरी का भी फंड लेना चाहिए। मिड कैप कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें तो 2 फंड जो कि बहुत अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन करके उभरे हैं। पहला मोतीलाल ओसवाल मिड कैप
फंड और दूसरा एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का ऑलरेडी आपका लार्ज एंड मिड कैप है, तो इस वजह से एएमसी वाइज डाइवर्सिफाई करने के लिए यहाँ पर हम लोग एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड लेंगे। और अगर इसका मैं आपको रिटर्न दिखाने की कोशिश करूँ तो 3 साल में इस फंड ने लगभग 30% का रिटर्न बना करके दिया है। 5 साल का अगर आप रिटर्न देखें, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 31% का रिटर्न, और सिंस इंसेप्शन की बात करें तो लगभग 22.5% का रिटर्न ये बना करके दे रहा है। और इस फंड का आप इस फंड साइज देख सकते हैं, लगभग 75,500 करोड़ का है। इससे आप इस फंड की पॉपुलैरिटी के बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोगों का यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया गया है। टोटल अगर स्टॉक्स की बात करें तो 72 स्टॉक्स में इनका पूरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। इसके बाद से इक्विटी में इनका एक्सपोजर 92% है, कैश में इनका एक्सपोजर 8% के आसपास है। अगर मैं इनके टेक्निकल डेटा की बात करूं तो देख लीजिए, इनका जो बीटा है वो 0.88 है, यानी ये अपने बेंचमार्क से कम वोलेटाइल होगा, यानी जब बेंचमार्क गिरेगा उससे कम ये फंड गिरेगा। अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतर है, तो ये भी फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शार्प रेशियो और शॉर्टनर रेशियो यानी डाउन साइड प्रोटेक्शन भी हमें ये फंड प्रोवाइड कर रहा है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये फंड आपके लिए मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है, अभी तक हमने 3 फंड चुन लिया। पहला मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, दूसरा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और तीसरा एचडीएफसी का मिड अपॉर्चुनिटी फंड। अब लार्ज कैप मिड कैप का हमने एक्सपोजर ऑलरेडी ले रखा है और स्मॉल कैप का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल चुका है, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी का भी आपको एक फंड स्पेशली लेना चाहिए, ताकि चूंकि आपका टाइम होराइजन 10 साल का है तो 10 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी का भी आपको एक्सपोजर रखना चाहिए। अब ऑलरेडी आपके पास स्मॉल कैप कैटेगरी में एक यहाँ पर पैसिव फंड है जो कि इंडेक्स फंड है, और दूसरा आपने स्मॉल कैप कैटेगरी में बैंक ऑफ इंडिया का एक स्मॉल कैप ले रखा है जो कि 1-1 हज़ार का आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है। अब ये टोटल सब्जेक्टिव प्रश्न हो जाता है कि लार्ज स्मॉल कैप की जब बात आती है तो आप पैसिव फंड लेना चाहते हैं या फिर एक्टिव फंड लेना चाहते हैं। लेकिन स्मॉल कैप की जब भी स्पेशली बात की जाती है तो लॉन्ग टर्म में ये अपने इंडेक्स को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट कर पाता है, क्योंकि ये जो इंडेक्स फंड होता है यहाँ पर बाउंडेशन ये है कि टॉप की जो 250 कंपनियां हैं उसी में ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन जब आप एक्टिव फंड की तरफ जाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेकर के 100 सीरियल नंबर तक लार्ज कैप की कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड हैं। 101 से लेकर के 250 तक यानी 150 जो कंपनी है वो मिड कैप की कंपनी होती हैं, और 251 से लेकर के 5200 तक की कंपनियां जो लिस्टेड हैं वो स्मॉल कैप की कंपनी हैं। तो अगर किसी फंड मैनेजर को ये पता चले या फिर ये उसे महसूस हो कि 250 कंपनी जो टॉप की हैं स्मॉल कैप की कंपनी, उसके अलावा भी किसी कंपनी में पोटेंशियल है और लॉन्ग टर्म में अगर वो अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है, तो यहाँ पर एक्टिव फंड में फंड मैनेजर के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो उस फंड में आपके पैसे को इन्वेस्ट करके ज़्यादा ग्रोथ दिला सकता है। तो इस वजह से जब भी स्मॉल कैप कैटेगरी की बात आती है तो यहाँ पर आपको इंडेक्स फंड से ज़्यादा एक्टिव फंड रिटर्न बना करके दे सकता है। ठीक है, तो अब नो डाउट हमें इस फंड को यहाँ से डिसकंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है और लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से ज़्यादा आपको रिटर्न एक्टिव फंड बना करके देगा, स्पेशली जब स्मॉल कैप कैटेगरी की बात आती है तो। ठीक है, तो ये वाला जो फंड है आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का, वो आपका एक्टिव फंड है। लेकिन क्या ये वाला फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड देख पा रहे होंगे। अगर इनके कुछ पॉइंट्स की मैं बात करूं तो ये फंड कितना पुराना है पहले ये देख लेते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2019 से ये फंड है, यानी कि लगभग 5 साल पुराना ये फंड है। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर इस फंड का जो फंड साइज है वो केवल 1300 करोड़ का है, 1300 करोड़ का। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि सेबी ने सभी एएमसी को डायरेक्शन दिया था कि मिड कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी में क्या बहुत ज़्यादा अगर रिडेम्पशन का ऑर्डर आ जाए तो इन रिडेम्पशन के ऑर्डर को सर्व करने के लिए आपके पास फंड अवेलेबल है कैश में। तो इसको लेकर के बहुत सारे एएमसी के द्वारा अपना डेटा प्रस्तुत किया गया था कि हम इतने दिन में आपके फंड को लिक्विड कर देंगे। जैसे अभी मान लीजिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और चूंकि इनका फंड साइज जो है वो काफ़ी कम माना जाएगा दूसरे की तुलना में, जिसकी वजह से मान लीजिए कि जब ये आपको रिडेम्पशन करते हैं, जब आप पैसा निकालते हैं म्यूचुअल फंड से, तो पैसा कैसे मिलेगा आपको, जब अगर कंपनी यानी ये एएमसी जो है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप एएमसी जो है वो जहाँ पर भी आपके पैसे को इन्वेस्ट की रही होगी वहाँ से उस स्टॉक को सेल आउट करेगी और वो पैसा आपको आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करती है। तो इसको बेचने में और
पैसे को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने में कई बार देखा गया है कि कुछ एएमसी के द्वारा 1 हफ्ता 10 दिन का समय ले लिया जाता है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिडेम्पशन का ऑर्डर अगर आ जाए और फंड साइज छोटा है तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, आपको पैसा मिलने में थोड़ा सा समय लग सकता है। इस वजह से स्मॉल कैप की जब भी बात आती है तो आपको थोड़ा सा बड़े कैटेगरी के बड़े फंड साइज की तरफ जाना चाहिए। और ये फंड अगर आप देखें तो 5 साल पुराना है और इसका फंड साइज थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल रहा है। और बाकी के अगर टेक्निकल पॉइंट्स पर बात कर लें तो ये 68 स्टॉक्स में इनका टोटल एक्सपोजर जा रहा है और इक्विटी में इनका एक्सपोजर लगभग 97.5% के आसपास है और कैश में लगभग 2.5% के आसपास है। यहाँ पर अगर अल्फा की बात करें तो ये 5.34 है। अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव में जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए बेहतरीन है। इसके बाद से बीटा का वैल्यू भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनके कैटेगरी से, अगर हम लोग इनकी तुलना करें तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये स्मॉल कैप कैटेगरी में 1 साल में जो रिटर्न कैटेगरी ने बना करके दिया है वो 53% का बना करके दिया है। ये 3 साल में इसने 28% का बना करके दिया है ये फंड। और कैटेगरी एवरेज से 5 साल में भी इसने अच्छा रिटर्न बना करके दिया है और 34% ये सिंस इंसेप्शन यानी 5 साल से रिटर्न बना करके दे रहा है। तो 5 साल में ये रैंक में कैटेगरी में दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो नो डाउट ये फंड ठीक ठाक है, फंड अच्छा है, इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम बस जो फंड साइज है उसको लेकर के आ रही है। अगर आप बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी की तो क्वांट नंबर 1 पर है परफॉर्मेंस के मामले में, लेकिन वो फंड का बीटा जो है वो काफ़ी हाई है जिसकी वजह से वो ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का आपको यहाँ पर कंपेरिजन दिखाऊं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर डेट में दिखाता हूं तो 2013 का ये फंड है, यानी कि ऑलमोस्ट 11.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। ये उस फंड से ज़्यादा पुराना फंड है और यहाँ से जो डेटा आपके पास है वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है और ज़्यादा एनालिसिस करने में। जैसे इसका फंड साइज देखिए 60,000 करोड़ का है, यानी कि फंड को लिक्विडेट करने में इस एएमसी के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी और कम समय में आपके पैसे को रिडीम करके दे सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर कुछ और टेक्निकल डेटा की बात करूँ तो 215 स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर टोटल जा रहा है। इक्विटी में इनका एक्सपोजर लगभग 96% के आसपास है। कैश में 4% ये होल्ड करके रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू देखिए, वहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पर 9.66 है। अल्फा का वैल्यू हमें ये बताता है कि ये अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। तो ये फंड जो है वो आपको अल्फा ज़्यादा है, इस वजह से उस वाले फंड जो आपने बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करके रखा है उससे ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। ठीक है, ये आपको कट आउट क्लियर हो गया। इसके बाद से अगर मैं इनके पीयर से इनका कंपैरिजन करूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कैटेगरी एवरेज में, ध्यान से देखिए, कैटेगरी एवरेज में 1 साल से ज़्यादा इन्होंने रिटर्न बना करके दिया है। 3 साल में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा है और 5 साल में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा है और 28% एनुअलाइज्ड ये रिटर्न पिछले 11 साल से बना करके दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात करें इनके रैंकिंग की तो देखिए 3 साल में ये पहले नंबर पर है और 5 साल में ये तीसरे नंबर पर है। तो अगर आप फंड साइज को देखें और ज़्यादा पुराने फंड को देखें तो निपॉन में अगर आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है फंड साइज से या फिर इन सभी चीज़ों से तो आप बैंक ऑफ इंडिया में भी अपना एक्सपोजर रख सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऊपर पूरा ये सब्जेक्टिव चॉइस रहेगा कि आप बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप रखना चाहते हैं या फिर निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप रखना चाहते हैं। सारे कंडीशंस मैंने आपको बता दिए। अब आपका जो टाइम होराइजन है और एज के हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट और सबसे ज़्यादा अच्छा पोर्टफोलियो हो सकता है, आप अपना लार्ज में एक्सपोजर 30% कम से कम रखें ताकि ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एक बैलेंस प्रोवाइड करे। क्योंकि नो डाउट जब आपका 10 साल कंप्लीट होगा तब आप लगभग 60 के हो चुके होंगे और उस समय आप अपने पैसे पर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मिड कैप कैटेगरी में आपको कम से कम 40% एक्सपोजर रखना चाहिए क्योंकि मिड कैप कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जो कि स्मॉल से कम वोलेटाइल होगा, लेकिन रिटर्न के मामले में वो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप कैटेगरी को अच्छे खासे मार्जिन से टक्कर देता है। ठीक है, और स्मॉल कैप कैटेगरी आपको कम से कम 30% जरूर रखना चाहिए क्योंकि आपका टाइम होराइजन भी 10 साल का है, जिसकी वजह से ये स्मॉल कैप कैटेगरी आपके पूरे पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं बूस्ट प्रोवाइड करेगा। तो लार्ज कैप कैटेगरी आपके पूरे पोर्टफोलियो को बैलेंस देगा, ये आपके रिस्क को थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर लाएगा और रिटर्न भी ठीक ठाक बना करके देगा। और ये रिस्क तो लाएगा लेकिन रिटर्न में आपके पूरे पोर्टफोलियो को बूस्ट करेगा। तो इस प्रकार से आपका एलोकेशन होना चाहिए लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में। अब जो फंड हमने सेलेक्ट किया है उसमें टोटल अमाउंट वाइज कितना कंट्रीब्यूशन होगा इसको चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब जो टोटल हमने 4 फंड यहाँ पर चुना, चारों फंड में एएमसी के द्वारा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना कितना एक्सपोजर रखा जा रहा है उसके हिसाब से ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमें पर्टिकुलर चारों फंड में कितना फंड एलोकेट करना चाहिए।
जैसे कि पहला फंड देखिए हमने चुना था मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो इसका अगर लार्ज मिड और स्मॉल कैप में अगर मैं आपको एक्सपोजर दिखाने की कोशिश करूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज कैप में इस फंड का जो एक्सपोजर एएमसी ने रखा है वो लगभग 37% का रखा हुआ है, मिड कैप में लगभग 35.5% का और स्मॉल कैप में लगभग 26.5% का। देखिए हो सकता है कि ये तीनों को जोड़ने पर आपको 100% ना मिले, तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल इक्विटी का 97.6% ही केवल रखा जा रहा है, बाकी डेट में इनका एक्सपोजर है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूँ तो नीचे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि लार्ज और मिड और स्मॉल में इनका कितना एक्सपोजर है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस फंड में एएमसी के द्वारा लार्ज कैप में जो एक्सपोजर रखा गया है वो 56% का रखा गया है, स्मॉल कैप में 7.5% का और मिड कैप में 7% का, ठीक है। फिर से इसको देख करके कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्विटी और डेट में भी इस प्रकार से एक्सपोजर रखा गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जैसे कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में अगर जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें से 36% पैसा लार्ज कैप में जाएगा, 35.5% पैसा मिड कैप में जाएगा और 26.5% पैसा स्मॉल कैप में जाएगा। पराग पारिक में जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो उसका 56% लार्ज में जाएगा, मिड में आपका 7% जाएगा और स्मॉल में आपका 7.5% जाएगा। इसी प्रकार से एचडीएफसी में जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे 9.5% जाएगा लार्ज में, 70% मिड में और 14% स्मॉल में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की जब बात करेंगे तो 6% लार्ज में, 11% मिड में और स्मॉल में 78% पैसा जाएगा। तो इसके हिसाब से अब जो हमने डिसाइड किया था अपने टोटल पोर्टफोलियो को किस प्रकार से हमें डिजाइन करना है, जैसे देखिए हमने डिसाइड ये किया था कि लार्ज में 30%, मिड में 40% और स्मॉल में 30% हमें एक्सपोजर रखना है। तो इस सारे परसेंटेज के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा कि कितना कितना किस फंड को एलोकेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 14,000 का था। 14,000 को हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में आपका 5,000 का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, पराग पारिक में आपका 2,000 का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, एचडीएफसी मिड कैप में आपका 4,000 का और बैंक ऑफ इंडिया में स्मॉल कैप में आपका 3,000 का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया और निपॉन इंडिया में आप जो भी चाहें ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बाकी पोर्टफोलियो आपको इस प्रकार से डिजाइन करना है। अब सबको अगर मैं जोड़ दूं तो 5,000 प्लस 2 7,000 प्लस 4 11,000 प्लस 3 14,000। देखिए 14,000 का टोटल आपका ये पोर्टफोलियो जो अभी आपका चल रहा है वो हो जाएगा। अब एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो हमने डिसाइड किया था कि स्मॉल कैप में आपका टोटल एक्सपोजर 30%, मिड कैप में जो आपका टोटल एक्सपोजर 40% और 30% आपका लार्ज कैप में, क्या ये इस प्रपोर्शन के हिसाब से कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। यानी ये हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले लार्ज कैप का निकालने के लिए 30% निकालने के लिए जो भी 5,000 का 36% कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, 2,000 का 56% निकालेंगे, 4,000 का 9.5% निकालेंगे, 3,000 का 6% निकालेंगे और जो भी वैल्यू आएगी इस बेस प्राइस पर हम लोग देखेंगे कि कितना परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। पहले लार्ज कैप का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में आपका 5,000 का कंट्रीब्यूशन था और उसमें उस फंड में जो लार्ज कैप का एक्सपोजर था वो 36% था। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0.36 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो इसका 36% निकल गया। इसी प्रकार से अगला जो फंड था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, उसमें लार्ज कैप का 56% एक्सपोजर था और पराग पारिक में हमने जो एक्सपोजर लिया है वो 2,000 का लिया है। तो 2,000 का हम लोग क्या निकाल देंगे, 56% निकाल देंगे। इसी प्रकार से जो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है उसमें हमने 4,000 रुपया एलोकेट किया है और 4,000 का उस फंड में एमसी के द्वारा 9.5% का एक्सपोजर रखा गया है लार्ज कैप में। तो 9.5% निकालने के लिए यानी 0.095 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो फंड था, मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप हम लोग लेते हैं और इसमें 3,000 का मान लीजिए एक्सपोजर आपने रखा और इसका लार्ज कैप का जो एक्सपोजर था वो 6% था। तो यानी कि 0.06 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो टोटल जो लार्ज कैप में आपका एक्सपोजर जा रहा है वो 3,480 रुपया जा रहा है। लार्ज कैप में जो आपका एक्सपोजर गया वो 3,480 रुपया गया और टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 14,000 का, इससे मैं डिवाइड कर देता हूं और परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो लार्ज कैप में हमारा एक्सपोजर जा रहा है वो 25% का हो चुका है। कितना, 25%। हमने कितना आइडियल मान करके चला था, 30%। अभी आपको मैं भविष्य में बताने वाला हूं इस वीडियो के आगे कि ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, ठीक है। चलिए ये लार्ज कैप का हो गया। इसी प्रकार से हम लोग मिड कैप का कैलकुलेट करते हैं। तो हमने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में हमने 5,000 का कंट्रीब्यूशन किया था और इसमें मिड कैप में जो कंट्रीब्यूशन है एएमसी के द्वारा वो 35.5% का है। तो यानी कि हो जाएगा 35.5, ठीक है। इसी प्रकार से
अगला जो फंड था हमारा पराग पारिक, उसमें 2000 का हमने कंट्रीब्यूशन किया है और इसके वजह से मिड कैप में जो इनका एक्सपोजर है वो 7% का है, यानी 0.07%। इसके बाद से अगला जो फंड था हमारा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, जिसमें हमने 4000 का एक्सपोजर रखा है और इसमें इस AMC का जो एक्सपोजर है वो 70% का है, यानी कि कितना हो गया 70% 0.7। ठीक है। इसी प्रकार से जो अंतिम फंड था बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, उसमें 3000 का हमने कंट्रीब्यूशन रखा है और इस 3000 का जो AMC ने मिड कैप में कंट्रीब्यूशन रखा हुआ है वो 11% का रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो मिड कैप कैटेगरी में टोटल 14000 में से हमारा फंड एलोकेट होगा वो होगा 5045 और इसमें 14000 से मैं डिवाइड कर देता हूँ और परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो मिड कैप में हमारा एक्सपोजर जा रहा है वो 36% जा रहा है और हमने आइडियल कितना माना था, 40% माना था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें पहले, सबसे पहले जो हमने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप लिया है तो उसमें हमारा 5000 का कंट्रीब्यूशन जा रहा है और इस AMC के द्वारा स्मॉल कैप में इनका एक्सपोजर 26.5% का रखा गया, यानी कि क्या हो जाएगा 26.5 ये। ठीक है। उसके बाद से प्लस करते हैं अगला फंड जो हमने लिया था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, उसमें हमारा 2000 का एक्सपोजर जा रहा है और 2000 का स्मॉल कैप में इस AMC के द्वारा 7.5% का एक्सपोजर रखा गया, यानी 0.075 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो फंड था हमारा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जिसमें 4000 का एक्सपोजर हमने रखा हुआ है और इस AMC के द्वारा स्मॉल कैप में जो एक्सपोजर है वो 14% का, यानी 0.14। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें अंतिम फंड बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें हमने 3000 का एक्सपोजर रखा था और स्मॉल कैप में इनका जो एक्सपोजर है वो 78% का है। तो 3000 का हम लोग क्या निकालेंगे 78%। ठीक है। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टोटल जो स्मॉल कैप कैटेगरी में 14000 में से जो आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो 4375 रुपया जा रहा है और अगर मैं 14000 से इसका कंट्रीब्यूशन निकाल दूं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो 31.25 का आ रहा है। हमने लार्ज कैप में कितना माना था 30%, मिड कैप में कितना माना था 40% और स्मॉल कैप में कितना माना था 30%। लार्ज कैप में जो हमने फंड एलोकेट किया उसके हिसाब से 25% हमारा आ रहा है। मिड कैप में जो हमने एलोकेट किया है उसके हिसाब से हमारा लगभग 36% के आसपास आ रहा है और इसमें हमारा 31% के आसपास आ रहा है। अब देख लीजिए ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और ये थोड़ा सा आपका ज़्यादा बढ़ रहा है, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो जो लार्ज मिड और स्मॉल कैप में अलग अलग एक्सपोजर है वो इक्विटी का है और डेट में भी इनका एक्सपोजर है पर्टिकुलर AMC की जब बात की जाती है तो यहाँ पर डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपका पैसा केवल इक्विटी में नहीं जा रहा है, 100% इक्विटी में नहीं जा रहा है बल्कि डेट में भी जा रहा है। तो ये जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो आपका आइडियल हो जाएगा और इस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा रिटर्न भी कमा पाएंगे। ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं वीडियो को समराइज करूँ तो आपके एज के हिसाब से और आपके टाइम होराइजन के हिसाब से जो 4 फंड आपको रखने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में वो ये 4 फंड हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो के सारे नीड को कंप्लीट तो करेंगे ही करेंगे और आपको एक बैलेंस अप्रोच भी प्रोवाइड करेंगे। तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में आपका 5000 रुपया इन्वेस्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से पराग पारिक में आप 2000 का एक्सपोजर रख सकते हैं। HDFC मिड कैप में आप 4000 का एक्सपोजर रख सकते हैं और अंतिम जो फंड है बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आप 3000 का एक्सपोजर रख सकते हैं। अब आप देखिए 5, 2, 7, 4, 11 और 3, 14, 14000 का टोटल आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गया पर मंथ। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को डिजाइन करने के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।